पढ़ाई। अच्छा, एग्ज़ाम कब? 19 अगस्त को है ना? उन्नीस अगस्त को है ना? डेट नहीं आई? ठीक है, एक्सपेक्टेड हो सकता है 19 अगस्त को, एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट दे रखी है आपकी। अ, जो आपका सिलेबस है उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है, जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि उसके टोटल मार्क्स कितने होंगे आपको ध्यान है? आप कितने? 60 है ना? उसका वेटेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, और जो वेटेज ऑफ मार्क्स जो है वो होगा 60 मार्क्स, है ना? तो अब आराम से अपन धीरे धीरे जो शुरुआत से जीरो लेवल से समझते चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना? ठीक है, आराम से समझना है। पहले मैं आपका लेवल थोड़ा देखने के लिए आपका कितना कैसे क्या है उस हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, उसको देखते हुए अपन चलेंगे। सिलेबस तो सबको ध्यान में ही होगा आपको, क्यों किसी को नहीं है क्या अभी तक? नहीं है? किस किस को नहीं है, हाथ खड़े करो। सिलेबस अभी तक किसको पता नहीं है इंग्लिश का? सभी को पता है? अच्छा, देखो मैं बता देता हूँ। सिलेबस में एक तो आपका कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है। क्या है? कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग का मतलब जैसे आपको कोई एक पैसेज दिया है, ठीक है, पैसेज को आपको पढ़ते हुए खाली रीडिंग नहीं करनी है, उसको समझते हुए पढ़ना है। मीन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपको जैसे जैसे लाइन से वन बाय वन आप आओगे, पैराग्राफ पढ़ते जाओगे, तो आपको उसको समझते हुए चलना है। उसमें क्या उसकी मीनिंग है, नीचे आपके जो पैसेज कंप्लीट होने के बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। वो किसी पे भी हो सकता है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, किसी भी टॉपिक उठा लिया, उसको दो पैराग्राफ ले लिए, ठीक है ना? उसी में जो क्वेश्चन नीचे पूछेंगे उसका आंसर उसी पैसेज में आपको मिलेगा। तो उसका क्वेश्चन जब अपने को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पैसेज को समझना पड़ेगा। मतलब रीडिंग के साथ साथ पहले तो अपना क्या होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण होता है ना, मतलब जो स्पेलिंग होती है वो एरर नहीं करना है, उसको समझते हुए चलना है, ध्यान से उसको पढ़ना है, ठीक है ना? पढ़ते हुए कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसमें आपको नॉर्मल अंडरलाइन करना है, समझ गए? तो उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर उसी पैसेज में मिलेगा। लेकिन वो कब पता चलेगा, आपके सारे क्वेश्चन कब सही होंगे, जब आप उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना? तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। दूसरा जो आपका है कॉम्प्रिहेंशन के बाद में, स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स का मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता है। स्पॉटिंग एरर का मतलब होता है जो भी सारे टॉपिक्स दे रखे हैं उन टॉपिक में से कहीं से भी कोई भी एरर का आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है? तो ये टॉपिक जब सॉल्व होगा, जब हम ये सारी टॉपिक्स को पढ़ेंगे ढंग से, तो वो स्पॉटिंग एरर वाला क्लियर हो जाएगा। वो टेंस से हो सकता है, प्रपोजिशन से हो सकता है, एक्टिव पैसिव से हो सकता है, नरेशन से हो सकता है, ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है। उसके बाद में जो आपका नरेशन है और प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है? नरेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? नरेशन, कोई हाथ खड़ा करो किसी को पता हो तो। नरेशन, चलो मैं बता देता हूँ, कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। आराम से ध्यान से समझोगे ना, ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश है, ठीक है ना? इसलिए ये जो आपका नरेशन का होता है, नरेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी एक सेंटेंस को उसकी बिना मीनिंग बदले हुए उसे दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है, ठीक है? जैसे एक्टिव वॉइस, ठीक है ना? एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस एक आएगा, उसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ठीक है? एफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य होता है उसको नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में बदलना सेंटेंस में, वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक जो पार्ट है वो होता है एक्टिव पैसिव, पैसिव वॉइस, और दूसरा नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक है ना?
तीसरा जो है आपका आर्टिकल्स एंड अदर डिटरमाइनर्स, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स जनरली जो डिटरमाइनर्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। डिटरमाइनर्स जो होते हैं, जो नाउन से पहले जो आता है ना, जैसे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मच, मैनी, ये जो भी आता है ना, ये क्या है? बिफोर नाउन जो आता है वो क्या होता है? डिटरमाइनर्स होता है। और डिटरमाइनर्स के अंदर ही एक जो पार्ट है ए एन द और दी, है ना, जिसको द दी, जो उसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा द क्यों बोलते हैं और दी किस में बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो पोर्शन हो गया अपना आर्टिकल्स। उसके बाद में आपका है ये कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स का मतलब हम जैसे दो सेंटेंस है, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस है, एक कंपाउंड सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या दो एक जैसे वाक्य हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं। जैसे दो अलग अलग तोड़े हुए वाक्यों को एक सेंटेंस में बदलना किसी कनेक्टिव्स के उसकी हेल्प लेके, उसको बोलते हैं कनेक्टिव्स, ठीक है ना। काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। उसमें काइंड ऑफ सेंटेंसेस मतलब सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, उसमें उसके पार्ट्स क्या है और कितने उसके जो है प्रकार है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस। जैसे सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल मतलब साधारण वाक्य है, कंपाउंड यानी दो सेंटेंस को मिलाया हुआ वाक्य है। एक दो जैसे सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक वाक्य बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो उसका तीसरा पार्ट है। उसके बाद में आपका जो है टेंस है और सेंटेंस कंप्लीशन है, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब कोई भी सेंटेंस जो किसी भी तरह से, ये पूरा सिलेबस का ही पार्ट है। जैसे टेंस समझोगे तो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। टेंस तो आप लोगों को पता ही है। और उसके बाद में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम और वोकैब पोर्शन। वोकैबलरी क्या होती है? वोकैब के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे आ जाते हैं। सिनोनिम मतलब समानार्थक शब्द, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, ठीक है, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये तो जानते हो ना, हाँ, उसी को बोलते हैं। तो ये है आपका वोकैब पोर्शन। ये मिला के इसमें से आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे? 20। और टोटल उसका वेटेज कितना होगा? 60 मार्क्स का। तो ये अब सिलेबस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। वैसे आपके पास सभी के पास बुक तो है ही है, तो जाते हो ना तो हर जो इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, जीके का हो गया, उस सिलेबस को देखते रहना है, ठीक है ना। क्योंकि सिलेबस जैसे जैसे समझोगे ना तभी वो ध्यान में आएगा टॉपिक, ठीक है ना। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा टॉपिक अपने है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआत से पूछना चाहता हूँ कि जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? लैंग्वेज है क्या? ये सब्जेक्ट नहीं है? तो आप जैसे अभी सारे 12th लेवल पे ही पढ़ के आए हो ना, तो 12th तक आपने पढ़ा है इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है कि लैंग्वेज के रूप में? क्या सब्जेक्ट? तो सबसे पहले तो ये जो है डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए कि इंग्लिश है, व्हाट इज इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, लेकिन यदि अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं तो वो होता है लिटरेचर, ना कि ओनली इंग्लिश। वो होता है इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य। वो हम एक सब्जेक्ट के रूप में, जैसे 12th के बाद में आफ्टर 12th जो होता है, और 12th से पहले होता है उसका कॉम्प्रिहेंशन में होता है सारा, जैसे कि लिटरेचर को कंबाइंड होता है ना, उसमें आपकी पोएम्स भी होती है ना, नॉवेल्स का भी थोड़ा पोर्शन होता है। ये इस तरह से लिटरेचर और लैंग्वेज को मिला के इस तरह से 12th से पहले बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो अभी आपको समझ में आ गया, इंग्लिश एक जो है कम्युनिकेशन के लिए क्या है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज किसके लिए होती है? कम्युनिकेशन के लिए होती है। किससे? संप्रेषण के लिए। जो हम बोलते हैं, जैसे आप और हमारी जो बातचीत हो रही है, उसमें क्या है, समझ में आना चाहिए, इसलिए उसको इंग्लिश इज ए फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। जैसे एक CLT होती है, जैसे आगे आप जाके मान लो ये BSTC या आगे शिक्षक बनने वाले हो आप, ठीक है ना, विद्यार्थी से, है ना। तो जब आप देखेंगे कि CLT जैसे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होता है उसमें, ठीक है ना, तो वो होता है CLT, उसमें अच्छे से बताया जाता है पेडागोजी के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया इंग्लिश। इंग्लिश के बाद में जो हम जनरली हमारा जो सिलेबस है पूरा ओरिएंटेड किस पे है? ग्रामर पे है ना, तो इसमें कोई लिटरेचर है, ठीक है।
अब ग्रामर के अंदर जैसे टेंस है, ठीक है ना, तो टेंस क्या है? देखो ये ग्रामर पढ़ने के लिए अपने को टेंस जो है अपनी बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है, समझ गए? मैन जब तक टेंस आपका अच्छे से टेंस का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, है ना, समझ नहीं पाओगे और आगे ग्रामर को भी समझ नहीं पाओगे। तो टेंस क्या है? व्हाट इज टेंस? जैसा भी गलत सही आता है बोलो, बताओ, किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो। क्या है टेंस? टेंस का हिंदी में क्या कहते हैं टेंस को? काल। काल मतलब समय। टेंस कुछ नहीं है, टेंस रेफर्स टू टाइम। टेंस सॉज टाइम। क्या बताता है टेंस? टाइम को बताता है। अब टेंस में टोटल कितने प्रकार हो गए? कितने? तीन। तीन तो टेंस हो गए। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब इन तीनों के वापस कितने हो गए? चार चार हो गए। पहला कौन सा होता है? ये कहने का मतलब ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन मिला के इनके तीन के वापस चार चार पार्ट, तो टोटल कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम को बताने के लिए हमें हमारे पास कितने 12 तरीके हैं। देर इज 12 डिफरेंट वेज टू सो द टाइम, ठीक है। कितने हो गए? 12 तरीके हो गए ना। अब जैसे प्रेजेंट के अंदर वो पहला कौन सा आएगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जैसे प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, चार ही हो गए। अब ये वापस करना कुछ नहीं है जी, प्रेजेंट है इसकी जगह पे ये क्या लगा देना? पास्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट है उसकी जगह पास्ट, तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसकी जगह पास्ट की जगह लगा दो फ्यूचर, तो क्या हो गया? फ्यूचर, 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 ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 12। अब लिखा हूं कि आप लिख लोगे? लिख लेंगे तो लिखो इसको। ये लिखो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट,
ये लिख लिया। पर ये 4 प्रेजेंट के पार्ट है ना। प्रेजेंट सिंपल याद फिर पूछूंगा अभी पढ़ाने के बाद में किसी को भी खड़ा करके, इसलिए साथ साथ में याद भी करना है, ठीक है। किसी को भी पूछ सकता है ना, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे यहीं याद करना है, ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं है, आधी चीज़ें तो यहीं क्लास में ही मेमोराइज हो जानी चाहिए, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वो लिख लिया सबने? नहीं लिखा? लिखो। समझ में नहीं यार? ये PRESENT, प्रेजेंट PRFECT, परफेक्ट CONTINOUS, कंटिन्यूस। लिख लिया? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। लिख लिया? आगे ले लूं? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। लिख लिया? याद किस किस को हो गया? हाथ खड़े करो। इतना कोई हुआ? बाकी लोगों को नहीं हुआ याद? आगे ले लूं? अब देखो 3 हो गए। मेन मुख्य प्रकार कितने हैं? 3। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के वापस 4 पार्ट, कौन कौन से? प्रेजेंट, प्रेजेंट
प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूस, फ्यूचर, वेरी गुड। सबको याद हो गया ना ये तो, ठीक है ना। मेन तीन, तीन के वापस कितने हो गए? चार। तो अब 12 तो ये हो गए मुख्य। अब जैसे हम प्रेजेंट सिंपल को सबसे पहले पढ़ेंगे ना, क्या प्रेजेंट सिंपल को सबसे पहले पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे कि मतलब अब अपने को ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस के कितने प्रकार हैं। किसके? सेंटेंस के। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। वाक्य क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? ये तो बेसिक चीजें हैं ना, यहां से सब पता होगा ना, धीरे धीरे समझते समझते चलेंगे ना। सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस? क्या? वर्ड से बनता है। कितने वर्ड? कितने? मोर देन वन वर्ड्स। तो जैसे मैंने 3 शब्द लिख लिए तो वो वाक्य हो जाएगा क्या? जैसे मैंने 2 या 3 या 4 वर्ड लिख लिए तो क्या वो सेंटेंस माना जाएगा? क्या? जैसे मैंने यहां पे लिख दिया राम श्याम विशन, 3 वर्ड। तो ये क्या 3 वर्ड है ना, ये तो है, तो वर्ड ही है 3, ठीक है। यह मैंने लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या सेंटेंस है? वर्ब और सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब हाँ, सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, लेकिन एक प्रेडिकेट होना चाहिए। प्रेडिकेट मतलब एक सब्जेक्ट और उसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं प्रेडिकेट। 2 तो शर्त पहले है, जिसमें यदि वर्ब नहीं होगी तो वो फिर कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक। वर्ब जिसमें नहीं होगी वो सेंटेंस नहीं माना जाएगा, इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। दूसरी भाषा में यदि कहें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। क्या? अपने पास एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब जैसे वर्ब होती है ना, जो वर्ब की फॉर्म, प्रेडिकेट को ही प्रेडिकेटर कहते हैं, है ना। तो प्रेडिकेटर वही बनती है, वर्ब से ही बनती है, समझ गए। तो सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद में क्या है? मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब ऐसे नहीं कि 4 5 10 शब्द लिख दिए और उससे सेंटेंस बन गया, उससे वो सेंटेंस नहीं माना जाएगा, है ना। तो क्या है, ये एक सेंटेंस है क्या? ये क्या है? फ्रेज सुना है आपने? फ्रेज, इंग्लिश के अंदर फ्रेज, क्लॉज सुना है? ये क्या है? फ्रेज है, ठीक है ना। उसमें क्या है? 2 वर्ड होना चाहिए। अगर मान लो सम सेंस, मतलब नॉट कंप्लीट सेंस बट सम सेंस, अगर पूरा सेंस नहीं होके थोड़ा सेंस भी होगा तो वो क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा, ना कि सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और उसके बाद में उसका कंप्लीट सेंस, वो क्या माना जाएगा? सेंटेंस। तब आपको समझ में आ गया सेंटेंस क्या होता है, ये आ गया कि फ्रेज क्या होता है। अब आप बता सकते हो नाउन क्या होता है? नाउन, नाउन, नाउन इज ए, वेरी गुड, इन्होंने बहुत सही बताया है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिखा है, जैसे मान लो कि मिस्टर श्याम सुंदर, ये क्या है? नाउन है क्या? क्या है?
नाउन, ये नाउन नहीं होगी, ठीक है। इसमें से अगर या तो श्याम को लोगे या सुंदर को लोगे, ये तो इससे पहले ऐसे ही मिस्टर लगा है, समझ गए। तो दो चीज, जब जैसे मैंने लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो नहीं होगा नाउन, क्योंकि हम किसको मानेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको नाउन नहीं कहेंगे, ठीक है। वो तो एक क्या है, नाम है। नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड ही होता है। लेकिन यदि हमने जैसे अपना निक नेम लगा दिया आगे, ठीक है, या अपना पूरा जो भी जो नाम होता है ना, जैसे मेरा नाम खुशहाल सिंह है, तो मैंने खुशहाल लगा दिया, तो वो तो ठीक है, क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। लेकिन सिंह ये दोनों मिला के क्या, वो नाउन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो समझ गए, नाउन का मोटा मोटा क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब आप मुझे बता सकते हो कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो जो एक अल्फाबेट जो लेटर होता है, मतलब जो शब्द होता है, वर्ड होता है, वो किससे बनता है, लेटर से। किससे बनता है, लेटर से। और लेटर्स में क्या है, जैसे लेटर्स के अंदर वो किस में, अल्फाबेट होती है। अल्फाबेट तो पूरी ए टू जेड हो गई, उसमें से जो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होता है, लेटर। क्या होता है, लेटर। जैसे ए या जेड या पी, वो क्या है, लेटर है। लेटर्स मिलके किसको बनाते हैं, वर्ड को। वर्ड्स मिलके किसके बनाते हैं, किसको बनाते हैं, सेंटेंस को। सेंटेंस बनाने के लिए शर्त क्या है कि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए, यानी वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा तो भी वो क्या है, सेंटेंस है। और उसके बाद में क्या है, उसका कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस निकलना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस। अब आपको पता चल गया, लेटर सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बाद वर्ड होता है, वर्ड मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस होता है। कई सारे सेंटेंस मिला के किसको बनाते हैं, एक पैराग्राफ को बनाते हैं। और कई सारे पैराग्राफ मिलके किसी एक स्टोरी, या जैसे कोई भी नॉवेल हो गया या कुछ भी जो भी है ना, पैसेज हो गया है ना, तो उसमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे पैराग्राफ्स होते हैं। तो आपको ये पता चल गया है कि पैराग्राफ क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है ना, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जनरली नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो अब नाउन के बारे में अपन जान लेते हैं, नाउन क्या होता है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, है ना। नाउन इज ए, ये लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, पहले तो हेडिंग लगाओ, नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब जिसका हम नाम ले सकते हैं ना, जिसका या तो मान लो कि भौतिक अस्तित्व है जिसका भी, ठीक है, जो हम जिसको हम, भौतिक अस्तित्व का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, ठीक है ना, स्पर्श कर सकते हैं, वो चीज़ क्या है सारी। जैसे ये पोडियम हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गया, हॉल हो गया, है ना। कोई भी इक्विपमेंट किसी को भी आप उठा के देखोगे तो वो क्या होगा, क्या होगा, नाउन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब नाउन की ये परिभाषा है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ नाउन। अब एक तो दो प्रकार अलग से अगर अपन ये कहेंगे ना, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब कॉन्क्रीट नाउन कौन सी होगी, जिसको हम छू सकते हैं, समझ गए, जिसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो क्या है, कॉन्क्रीट होगा। तो इसमें लिख दो, पार्ट्स ऑफ नाउन में एक कॉन्क्रीट नाउन। दूसरा कौन सा होगा,
दूसरा प्रकार कौन सा होगा? कौन सा? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। किसने बोला अभी? कौन सा होता है दूसरा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे जिस चीज को हम मान लो कि छू नहीं सकते हैं, ऐसे भी तो शब्द होते हैं ना, वर्ड, जो कोई जैसे फीलिंग्स हो गई, ठीक है, क्या कोई भावना है ना, फीलिंग्स है, जैसे हैट हो गई, ठीक है, जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया। क्या इसको हम छू सकते हैं? क्या हम इसको देख सकते हैं? इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उसको क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जिसको हम उसके अलावा जो भी एब्स्ट्रैक्ट के अलावा जो सारी है वो क्या होगी? कॉन्क्रीट नाउन। ये तो इसका बड़ा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा नाउन्स के अगले टाइप्स है, वो बताता हूँ, ये लिखो पहले। इसमें एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे टेबल, चेयर, वाटर, जॉय, एट, ये इसके एग्जाम्पल, ठीक है ना। लिख लिया सबने? अब सबको पता चल गया कि एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन में क्या डिफरेंस है? सबको चल गया पता? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, बाकी है लिखने के साथ साथ ही याद करना है ना। लिख लिया? थोड़ा स्पीड से चलो, ले लो आगे। बातें नहीं, बातें नहीं, जो बातें करेगा उससे सबसे ज्यादा सवाल पूछूंगा खड़ा करके। ये आपने कभी नाम सुना है क्या? प्रॉपर नाउन सुना है? प्रॉपर मतलब? प्रॉपर का कोई एग्जांपल दे सकता है? कौन देगा? दूसरा कौन सा है? कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। चौथा, ये क्या है? मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन।
लिख लिया? अब इसके एक एक एग्जाम्पल कौन बताएगा? कोई है जो एक एक एग्जाम्पल चारों को बता दे? बताओ। हाँ बताओ, खड़े खड़े होके बताओ, सबको सुनाई दे वैसे। प्रॉपर, ठीक है। बॉय, किसका? हाँ, और इसका? वेरी गुड, दो बता दिया है। दो का बता दिया कि प्रॉपर हिमांशु और कॉमन बॉय। मतलब कॉमन तो ये हो गया कि बॉय, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, स्कूल हो गई, रिवर हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, कंट्री हो गई, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये क्या है? ये क्या है? कॉमन, कॉमन है। लेकिन यदि बॉय है, जैसे ये कॉमन मैंने क्या क्या बोला? बॉय, गर्ल, कंट्री, उसके बाद में मटेरियल, ठीक है ना? और पांचवा कौन बताएगा? पांचवा कौन बताएगा? तब तक अपन याद कर लेते हैं। जैसे एक एक सेकेंड, अगले 5 मिनट आप पूरा ध्यान से सुनोगे ना, ठीक है? सबसे पहले हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जैसे कि बॉय, ठीक है, गर्ल, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, यूनिवर्सिटी, स्कूल, रिवर, एनिमल, है ना? ये सारे क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन मतलब वो पता नहीं चले कि स्कूल है लेकिन स्कूल कौन सी है, यूनिवर्सिटी है लेकिन यूनिवर्सिटी कौन सी है। समझ गए? बॉय है पर बॉय कौन है, गर्ल है तो गर्ल कौन है, ठीक है? अपने को प्रॉपर थोड़ी पता चल रहा है। अपन ये बताते ही अपन को आगे प्रॉपर लड़का है लेकिन कौन है, ठीक है ना? जब उसका नाम बताएंगे ना प्रॉपर, जैसे उसने बताया कि हिमांशु, है ना? तो अपन को पता चल गया कि ये प्रॉपर नाम है। जैसे रिवर है, रिवर का अगर यहाँ नाम ले लिया आपने कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, है ना? तो क्या हो जाएगा? उसका प्रॉपर नाम प्रॉपर नाउन आ जाएगा। और कॉमन में जिसका बताने के बाद में एक क्लास बताए, ठीक है? जैसे एनिमल क्या है? एक पूरी क्लास है ना? है ना? जानवर। लेकिन यदि आप कहेंगे कऊ, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। तो प्रॉपर और कॉमन में आपको पता चल गया। प्रॉपर मतलब प्रॉपर उसका नाम। जैसे कंट्री है तो कंट्री यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जो भी है कंट्री का नाम होगा तो होगा प्रॉपर। कंट्री हो जाएगा तो वो क्या होगा? कॉमन, ठीक है? जैसे डिस्ट्रिक्ट में किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, नाम डिस्ट्रिक्ट का नाम जैसे जोधपुर होगा, डूंगरपुर होगा, जो भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। यदि खाली डिस्ट्रिक्ट कहेंगे तो क्या होगा? कॉमन। तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया, कॉमन क्या है, प्रॉपर क्या है। जैसे इसी तरह से कोई भी आ जाए जिसका प्रॉपर नाम आएगा, प्रॉपर नेम होगा, तो वो होगी प्रॉपर नाउन। और जिसका कॉमन में आएगा वो क्या होगी? कॉमन नाउन, ठीक है ना? उसके बाद में जैसे कि चौथा कौन सा था? मटेरियल। इसको समझ लेते हैं, फिर कलेक्टिव को समझेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट को समझेंगे। अब मटेरियल क्या है? मटेरियल का मतलब कोई भी वस्तु, ठीक है? मटेरियल में भी इसके दो प्रकार हो जाएंगे वापस। एक हो जाएगा लिक्विड और एक हो जाएगा मटेरियल में क्या आएगा? बताओ। लिक्विड और सॉलिड।
क्या क्या होगा? लिक्विड और सॉलिड। तो अब लिक्विड क्या है और सॉलिड क्या है? जैसे कोई एग्जाम्पल? क्या? पानी। हाँ, तो वाटर क्या है? लिक्विड है। जो तरल होगा वो लिक्विड होगा, और जो ठोस होगा वो सॉलिड होगा। जैसे ये मान लो टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो क्या है? सॉलिड है। और जो तरल होगा वो लिक्विड हो जाएगा। तो इसमें मटेरियल में वापस क्या आ जाएगा? दो टाइप, एक लिक्विड और दूसरा सॉलिड। लिक्विड के अंदर ऐसी जो तरल पदार्थ हो, ठीक है, जो तरल पदार्थ ऐसी वस्तुएं जो तरल हो, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, है ना, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे क्या है? लिक्विड। और सॉलिड में लिक्विड के अलावा जो भी है वो सारे सॉलिड। ठीक है, तो मटेरियल आपको पता चल गया है। मटेरियल नाउन कौन कौन सी है? जिसमें मटेरियल का नाम हो, पदार्थों का हो, कोई वस्तुएं हो, है ना, वो क्या हो जाएगी? मटेरियल। और उस मटेरियल में वापस लिक्विड और सॉलिड। यहां तक याद हो गया? उसके बाद में आगे वाला जो है वो कौन सा बचा? कलेक्टिव। नेक्स्ट कौन सा है? तीन अपन ने कर लिया, प्रॉपर कर लिया। उसके बाद कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल। मटेरियल में एब्स्ट्रैक्ट और सॉरी, मटेरियल के अंदर लिक्विड और सॉलिड। फिर आएगा कलेक्टिव। तो कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव किसको कहेंगे? क्या? जो ग्रुप हो, जैसे आर्मी, उसका जो उच्चारण होता है हम आर्मी कहेंगे। आर्मी आर्मी दोनों सही है। जैसे कि एक होता है, जैसे प्रोनाउंसिएशन का मतलब पता है आपको? उच्चारण होता है। तो हम किसको फॉलो करते हैं? प्रोनाउंसिएशन को। प्रोनाउंसिएशन जैसे डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर कौन कौन से वर्ड उसके जो है प्रोनाउंसिएशन में आते हैं। जैसे नीचे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करके, आपको नहीं आइडिया होगा, लेकिन डिक्शनरी तो सबको पता है ना। जैसे ये क्या है? जज। तो इसके आगे जो एक डिक्शनरी जब भी आप देखोगे ना, तो वर्ड के आगे एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करके आता है, जिसमें क्या होता है? एक होता है ब्रिटिश और एक होता है अमेरिकन। हम किसको फॉलो करते हैं? ब्रिटिश को। तो जैसे ब्रिटिश है तो उसमें क्या होता है? जैसे ARMY कहेंगे ना, तो आर क्या आता है इसमें? साइलेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मी, ना कि आर्मी। आर्मी बोलेंगे तो रे का उच्चारण होगा, रे का प्रोनाउंसिएशन आर का होगा, तो फिर क्या होगा? आर्मी हो जाएगा। आर्मी होगा तो वो अमेरिकन। अमेरिकन में क्या है? साइलेंट, वो वर्ड नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो वो हो गया अमेरिकन वर्ड क्या है? आर्मी। और ब्रिटिश में कौन सी हो गई? आर्मी, ठीक है ना। तो बीच बीच में कुछ वर्ड जैसे मैं बोलूँगा ऐसे, तो आपको ऐसे लगे ना, तो वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से क्या होगा? हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं। जैसे हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, किसी में भी अगर वो होता है तो उसको ब्रिटिश को फॉलो किया जाता है। और डिक्शनरी में भी हम वही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आर्मी क्या है? एक ग्रुप है ना। तो वो क्या हो गया? कौन सी नाउन हो गई? कलेक्टिव नाउन हो गई। जैसे ये क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट्स की क्लास है, तो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है ना। जिसमें कोई ग्रुप हो, बेंच हो, जैसे जैसे कि दर्जन हो, जैसे 12 आइटम का एक जो दर्जन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? दर्जन कहते हैं ना। तो वो भी किस में आएगा? कलेक्टिव में। जो ग्रुप हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। ये लिख लो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में वापस
इसके दो टाइप हो गए, एक लिक्विड एक सॉलिड। लिक्विड में क्या क्या है? वाटर, पेट्रोल, मिल्क, ये क्या हो गया? लिक्विड। सॉलिड में चेयर, टेबल और हाँ, ये भी क्या है? सॉलिड में। ये लिख लिया। पांचों टाइप लिखो। कलेक्टिव नाउन, ये जूरी, जूरी JURY, जूरी क्या होता है? जो जज बैठते हैं ना, एडवोकेट्स वगैरह, जज की जो एक जूरी होते हैं ना, जिसमें कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसको भी क्या कहेंगे? वो भी किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में। ये एग्जांपल्स लिख लो। लिख लिया? आगे ले लूं? नेक्स्ट करूं? ये नंबर इधर 3 और ये 4 लगा देना, ठीक है? तीसरा और चौथा। नेक्स्ट करूं? पांचवा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट में कौन सा आएगा? आपको लिखा है ना पहले, जो भी फीलिंग्स जिस तरह से आएगी और जिसको हम खाली महसूस करते हैं, वो किस सारी चीजें किस में आ जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, हो गया सबका? कंप्लीट। अब देखो, सबको याद हो गया? एक बार मैं एक मिनट में रिवाइज करता हूं, उसको सुनना, ठीक है? जैसे नाउन है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या है? नेमिंग वर्ड। जो भी सारी नेम्स आएंगे, नाम आएगा, वो क्या है? इसमें नाउन में आएगी। नाउन के दो टाइप बड़े बड़े अगर देखा जाए तो कौन सा? एक एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्क्रीट हो गया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वो होगा जो फीलिंग्स वगैरह ये आएगी, और उसके अलावा जो कॉन्क्रीट है उसमें वो अदर सारा कॉन्क्रीट में आ जाएगा। अदर जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन यदि देखें तो कितने टाइप्स हैं? 5। 5 में पहला कौन सा है? पीछे बातें नहीं, आपको समझ में आ गया पूरा है? बताओ 5 टाइप्स बताओ खड़े होके, कौन कौन से हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? कितने? क्या बोल रहे? जोर से बोलो। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब सबको याद हो गया। प्रॉपर हो गया। प्रॉपर में कौन कौन से? जिसका प्रॉपर नाम हो, ठीक है। और कॉमन में कौन सा हो गया?
जैसे बॉय गर्ल, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कंट्री, है ना, ये सारे किस में आ जाएंगे, कॉमन में। और उसके बाद में कौन सा होगा, मटेरियल। मटेरियल में एक सॉलिड और लिक्विड, जो लिक्विड तरल पदार्थ आएंगे वो कौन सा है, लिक्विड, और ठोस जो होगा उसमें सॉलिड। उसके बाद में कलेक्टिव, कलेक्टिव में क्या होगा, ग्रुप होगा, ठीक है, जो ग्रुप में आएंगे वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। आगे नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें फीलिंग्स और एक्सप्रेशन जो भी होंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट में। इस तरह से नाउन कंप्लीट। सबको समझ में आ गया पूरा? अब बता सकते हो ना नाउन को, कोई पूछे तो कि हाँ नाउन का ये क्लासिफिकेशन, ये सारे एग्जाम्पल सहित, ठीक है ना। आगे अपन देखते हैं प्रोनाउन। एक चार्ट बना लो जिसको याद करना है। यहां लिखना है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इधर देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये प्रोनाउन के अंदर कौन सा अपन एक पार्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पर्सनल प्रोनाउन आएगा। कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन्स कितने होंगे, 3। कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के अंदर आ जाएगा आई, आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन यू। थर्ड में कौन सा है, ही, सी, इट, दिस, दैट, और नेम। इसमें सिंगुलर होना चाहिए नेम, है ना, लिख लिया। फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई और वी। सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दिस, दैट, किसी का सिंगल नेम एक, वो क्या हो जाएगा। अब जैसे जब भी आगे हम अपन टेंस पढ़ेंगे, मैं आपको बार बार कहूँगा, जैसे फर्स्ट पर्सन, उसका सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर, इस तरह से। इसलिए आपको ये चार्ट याद होगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं जैसे भी लिखूँगा, जैसे डू डज के साथ क्या लगेगा, कौन सा, मान लो सिंगुलर आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, या फिर जैसे कि आर के साथ क्या आएगा, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब जो होगी उसके साथ में कौन कौन सा, ये तो पर्सन बताऊँगा, उस हिसाब से आपको देखना है। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा हो गया, आई मतलब मैं, और वी मतलब हम, यू मतलब तुम, ही, सी, इट, वो एक की अलग बात हो रहा है। जैसे ही किसके लिए आएगा, मेल के लिए। फीमेल के लिए क्या आएगा, सी। इट किसके लिए आएगा, कोई निर्जीव वस्तु के लिए, ठीक है। दिस किसके लिए आएगा, जो यहाँ है नज़दीक। दैट किसके लिए आएगा, जो दूर में है, ठीक है ना, उसका ये और वह, दिस और दैट। जैसे यहाँ पे मान लो कि संख्या ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, दिस की जगह दीज आ जाएगा। क्या आएगा, दीज। और जो दूर है अपने से उसका क्या आ जाएगा, दोज। अगर सिंगुलर होगा तो दिस और दैट, ये वो। और यदि नज़दीक में है तो दीज यानी ये और वो, दोज, दीज और दोज। तो वो थर्ड पर्सन कौन सा, प्लूरल कौन सा हो जाएगा। जैसे दे, THEY, दे मतलब वे, ठीक है। तो THEY दे आएगा तो वो क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल। क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल। उसके बाद में क्या बताया, दीज,
दोज, लिख लिया ये। इसका एक चार्ट बनवा के आपको, जो टेलीग्राम है इनका ग्रुप, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका पूरा चार्ट का। इसमें जो ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस, एक बार मैं समझा देता हूँ। इसका पीडीएफ आपको जो भी टेलीग्राम या चैनल से मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट करूँ। अब जैसे एक मान लो फर्स्ट पर्सन है, आई है, ये सारे क्या है, सब्जेक्टिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, केस। वो कौन आया बार दे, ये क्यों, कौन से हो गए, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। जैसे यदि मान लो फर्स्ट पर्सन के अंदर सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस क्या होगा, इसका संबंध बताता है। पॉजिटिव मतलब जैसे मेरा है ना, तो क्या हो जाएगा, माई। मी मतलब मुझे, आई, माई, मी। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे ना, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तब मैं आपको ये बोलूँगा कि इसका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस। तो इसलिए आपको ये चार्ट याद होगा तभी समझ में आएगा, है ना। तो आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, पॉजिटिव क्या होगा, माई। तो आपको इस तरह से याद रखना है, सब्जेक्टिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव, नीचे सबके चार्ट आ जाएंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वी का क्या हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव अस। फिर कौन सा आ जाएगा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या होगा, सेकंड पर्सन में यू का क्या होगा, योर। ऑब्जेक्टिव यू। फिर कौन सा आएगा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या है, ही, सी, इट। ही, सी, इट, दे। ये क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का ही, सी, इट तो हो गया सिंगुलर, दे क्या हो गया, प्लूरल। तो ही का क्या हो जाएगा, हिज। यहां क्या हो जाएगा, हिम। इट का क्या हो जाएगा, इट्स। वापस क्या हो जाएगा, इट। दे का क्या हो जाएगा, देयर। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देम। इसमें ये जो है, सी का क्या होगा, सी का हर। और ये भी क्या हो जाएगा, हर। इट का होगा इट्स, और वापस इट। दे का देयर, देम। अब ये चार्ट समझो ध्यान से। ये देखो पर्सन कितने होंगे टोटल, 3। कितने, कितने, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, 3 है ना। सबके सब्जेक्टिव केस जैसे आई का होगा, वी का, यू का, ही, सी, इट, दे, सबका क्या होगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव, तीनों है ना।
तो आई का क्या हो जाएगा, माई पॉजेसिव, और ऑब्जेक्टिव मी। तो ये सीक्वेंस से याद रखना, फिर ये इस तरह से याद करना, आई माई मी, वी और अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। याद हो गए? ये कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अब ये जो है मैं आगे लिखूंगा सिंगुलर के लिए एस और प्लूरल के लिए पी, समझ जाओगे? लिख लोगे? लिख लो। ये जो आई है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है कि सिंगुलर है? इस चार्ट को अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो टेंस के अंदर ये सारी ये बार बार ये नहीं बताऊंगा, यही होगा कि हाँ फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, है ना। अब अपन यहाँ तक तो देख लिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, याद हो गया सबको। इसके बाद में अपने को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन में सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा, प्लूरल ही होगा। थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल ठीक है ना। तो फर्स्ट में सिंगुलर कौन सा होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, स्पेलिंग SINGULAR, सिंगुलर, है ना। मतलब सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, सिंगुलर है ना, मतलब संख्या उसकी क्या होनी चाहिए, वन, और प्लूरल का क्या हो जाएगा, बहुवचन, मतलब एक दो से ज्यादा, है ना, तो वो हो जाएगा प्लूरल। तो आई हो गया इसका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी हो गया प्लूरल, ठीक है। फिर सेकंड पर्सन इसका क्या रहेगा, प्लूरल ही होगा सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर ये तीनों क्या हो जाएंगे, सिंगुलर, और ये हो जाएगा प्लूरल। इस चार्ट को ध्यान से समझो, आई सिंगुलर, वी प्लूरल, यू प्लूरल, मतलब सेकंड पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन आई है सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन वी है प्लूरल, थर्ड पर्सन में ही सी इट तो हो गया सिंगुलर और दे हो गया प्लूरल। इसमें सिंगुलर और भी आएंगे, जैसे कि आगे मैं बताता हूं, ये लिखो पहले। लिख लिया, ले लो आगे, नेक्स्ट। अब देखो थर्ड पर्सन के अंदर और जो सिंगुलर प्लूरल का, ये थर्ड पर्सन का अलग से लिखो वापस। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट, और क्या होगा, नेम, जो भी होगा, नेम है ना, सिंगल नेम है ना। उसके बाद में एक ये वर्ड होंगे, वो भी सिंगुलर होगा, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, नो वन, नथिंग, एनीवन, एनीथिंग,
लिख लिया? एवरीवन, एवरीथिंग, नो वन, नथिंग, एनीवन, एनीथिंग। एक लिख लेना समथिंग। क्या हुआ? लिख लिया? लिख लिए? और प्लूरल में क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन का? दे। एग्जाम्पल आगे जो जैसे लेंगे ना टेंस का, पहले चार्ट को समझ लो, जैसे टेंस पढ़ाएंगे ना उस टाइम ये सारी चीज़ें वापस रिपीट हो गई। ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ये सारी चीज़ें देख ली। उसको चार्ट को बार बार वापस रिवाइज करके उसको याद करना है ना। अब ये नाउन, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है, और नाउन हो गया। अब अपन लेते हैं सिंपल टेंस को वापस, टेंस के अंदर है ना। एक चीजें जैसे वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, ये पता है क्या? वोवेल अपन आगे आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल्स में क्या है वो फिर इस तरह से आएगा, वोवेल, कॉन्सोनेंट। वोवेल का मतलब क्या होता है? वोवेल स्वर, कॉन्सोनेंट व्यंजन। तो जैसे एन, ए और एन, दी का प्रयोग हम करते हैं, तो ए और एन किस में आएगा? ए किस में आएगा और एन किस में आएगा? एन आएगा वोवेल में। एन किस में आएगा? वोवेल्स में। और कॉन्सोनेंट में क्या होगा? ए। तो वोवेल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, ओ, ये है। तो जैसे अपन इससे पहले ये वोवेल है, ये वोवेल लेटर है, क्या है? तो क्या ये जो आएंगे उससे पहले अपन बिना देखे एन लगा देंगे? क्यों? जैसे यहां पे ये एन लगाना हो तो, या फिर यहां पे जैसे यूनिवर्सिटी, अंकल, यहां पे अगर ये लगाना है आपको काली जगह ए और एन, तो क्या क्या लगाओगे? यहां पे क्या आएगा? ए या एन? यहां पे ए, यहां पे यहां पे ए, यहां पे यहां पे अंकल से पहले। ऑलमोस्ट सभी 4-5 ही आप गलत बता रहे हो। इसी तरह से तो क्वेश्चन आएगा आर्टिकल्स में, जैसे कोई भी इस तरह से दे दिया आपको एग्जाम्पल्स,
और फिल इन द ब्लैंक्स में ए एंड द का प्रयोग उसमें से करना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें उल्टा कर देंगे सब इस तरीके से, इसको देख के। तो ये क्या है, वोवेल लेटर्स है। क्या है, लेटर्स है। इससे कभी भी डिसाइड नहीं होता है कि ए एन लगेगा, है ना। एन हमेशा किससे होता है, इसमें अपन स्कूल में जैसे आप लोग पढ़े हो इससे पहले, तो स्कूल में क्या है कि छोटी क्लासेस में इस तरह से ही इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं, कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाती है। तो बोलते हैं कि ए ई आई ओ यू है, उससे पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, एन का। लेकिन हमेशा नहीं होता है। आगे कंपटीशन एग्ज़ाम है आपका, तो इस तरह से अगर किया तो सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं ना अपन, ए भी एक के लिए होता है, ए और एन दोनों किसके लिए, एक के लिए। लेकिन शर्त ये है कि यदि उसमें जो ध्वनि होती है ना, साउंड, साउंड जो वर्ड अपन बोलेंगे ना, उसमें यदि साउंड वोवेल है तो फिर क्या लगेगा, एन। और अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ए। जैसे यूनिवर्सिटी में क्या साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी, ये से शुरू हो रहा है, ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी, है ना। जैसे अंकल में क्या आ रहा है, अंकल, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। अब दोनों यू से शुरू हो रहा है, लेकिन एक जगह ए आ रहा है, एक जगह एन आ रहा है। तो अपन किससे, इससे डिसाइड नहीं करेंगे, साउंड से करेंगे। जो साउंड सिस्टम होगा ना, जैसे साउंड जो ध्वनि आती है ना जिस वर्ड से जिसको करते हैं, जैसे एम एल ए, तो उसके लिए क्या आएगा, एम। ये आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एल। ये आ रहा है ना, तो एन हो जाएगा। ठीक है, एन एम एल ए, एन एम पी, एन एल डी सी, ए यूनिवर्सिटी, एन अंकल, इस तरह से। अब ये देखो, आप हेडिंग लगाओ, टेंस के अपन ने कितने देखे हैं, टाइप्स, तीन, तीन के वापस चार चार, कितने हो गए, 12। और अब इसके वापस अब क्या, हम जैसे वाक्य पढ़ेंगे, सेंटेंस है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो भी होगा ना, ठीक है, तो उसमें सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कितना, एक बार देख लो। ये एक होता है एसर्टिव, सुना है, जैसे एफर्मेटिव और नेगेटिव होता है ना, एफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है। एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, एफर्मेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों का मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य है। क्या होता है, सकारात्मक वाक्य है। और जो नेगेटिव होता है उसका मतलब नकारात्मक वाक्य है। क्या हो जाएगा, तो सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य दोनों को मिलके यदि अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एसर्टिव। क्या बोलेंगे, एसर्टिव। तो यहाँ पे लिख दो, एफर्मेटिव, नेगेटिव, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस के कितने हो गए, एफर्मेटिव और नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा, एसर्टिव सेंटेंस। मतलब नकारात्मक सकारात्मक दोनों का अपन क्या बोलेंगे, एसर्टिव। और एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, इसका मतलब नकारात्मक। ठीक है, लिख लिया। ये हो गया इंटेरोगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव,
इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। जिस सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, जैसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टार्टिंग में उसका कन्वर्जन होके हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस वो भी क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव, है ना, प्रश्नवाचक। इसमें भी वो वापस क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वापस दूसरा, है ना। ये लिख दो, ये लिख के आगे लिख दो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एक हो जाएगा। लिख लिया। एक तो इंटेरोगेटिव है, ठीक है। उसके बाद में जैसे पर्सनवाचक हो गया एक, तो फिर पर्सनवाचक नकारात्मक, ठीक है ना। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें नॉट आएगा, क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन या जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के अंदर वापस यदि नॉट आया उसके अंदर तो उसको क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आगे ले लो। ये अपन ने देखे सेंटेंस वापस कितने, 4 प्रकार के। तो अब देखो टेंस के अंदर क्या है, जैसे अपन सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट के अंदर मान लो कि प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट के अंदर वापस कितने, 4। चारों के हर टाइप में वापस कितने प्रकार के वाक्य, 4 प्रकार के। मतलब जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट का एफर्मेटिव, उसका नेगेटिव, उसका इंट्रोगेटिव, उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो 4 तरह से होगा। तो क्या होगा, स्ट्रक्चर जो आएगा अपना, सूत्र जो, ठीक है, स्ट्रक्चर अपन लिखेंगे यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, 4। हर एक में कितने हो जाएंगे, 4। वापस 12 इंटू 4 बराबर 48। तो 48 तरह के वाक्य अपन ये टोटल वो बनेंगे, ठीक है ना। और वो जो मेजर है वो 4 ही है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये वापस दोबारा वापस फिर से हर टेंस में क्या होगा, रिपीट होगा। समझ गए। अब अपन देखते हैं इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का एफर्मेटिव का अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं सबसे पहले, है ना। ये लिखो स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस। ये किसमें, स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव सेंटेंस है। ये ए डबल एफ कर देना। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है ये, पहला है ना। कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। ये किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये लिखो स्ट्रक्चर। इसके बाद में इसका कोई सेंटेंस बता सकते हैं कोई, अगर यदि इसके बाद में ऑब्जेक्ट आना है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यदि नहीं आएगा तो भी सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब में उसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है ना पूरे सेंटेंस में। क्या है, ही प्लेज। दे प्ले।
ये एग्जाम्पल्स देखो, ही प्लेज, दे प्ले, सी सिंग्स ए सॉन्ग, ही राइट्स ए लेटर। अब देखो आपको कुछ समझ में आया? सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, ही, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ही। अब अपने को ये करना है कि जैसे जो सिंगुलर होगा ना, एस या ई एस किस तरह से लगाएंगे। यदि नाउन क्या है, मान लो नाउन सिंगुलर है, कौन सी, नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब आगे कौन सी लगेगी, वर्ब के आगे क्या लगेगा, एस या ई एस। ठीक है, एस या ई एस की कैसे, किस में लगेगा किस में नहीं, वो भी आगे बता दूंगा। एस या ई एस लगाना कब, जब ये नाउन क्या हो, सिंगुलर हो। तो यहाँ पे नाउन क्या है, तो हमने क्या लगाया, यहाँ पे नाउन क्या है, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा है, प्लूरल है। तो हमने क्या एस या एस नहीं लगाया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दे प्ले। सी क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, वापस सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाया, एस। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, ही सिंगुलर है ना, इसलिए एस लगाया। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। यदि जैसे हमने पहले मैंने वो चार्ट बताया था ना, समझाया था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब नोट लगा के लिखो, नीचे लिखे नोट और जो बता रहा हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये एग्जाम्पल लिख लिया, आगे ले लो, नहीं लिखे, पहले ये लिखो, एग्जाम्पल लिखो। लिख लिए, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, है ना, धीरे धीरे आएगा। वापस नहीं आया तो मेरे को पूछ लेना, मैं वापस बता दूंगा। ठीक है ना, आ जाएगा धीरे धीरे, इसको रिवाइज करोगे, वापस पढ़ोगे, आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे ना तो समझते जाएंगे। अब लगाओ नोट, लिखो, यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस, ए डबल एफ ऐसे लिख देना, एफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए, शॉर्ट लिख देना। मतलब प्रेजेंट सिंपल तो टेंस है, उसका ये एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है, पहला पार्ट है ना। तो एफर्मेटिव, प्रेजेंट सिंपल टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन समझ गए, ही सी इट दे जो भी है, सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन, यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लिख देना, वी फर्स्ट के साथ एस या ई एस लगेगा।
यहीं से जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे ना, यहीं से इसी तरह से ये छोटी छोटी गलतियां होगी, यहीं से देखना ये क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे। जैसे ही आ गया यहाँ पे, ठीक है, प्लेज, प्ले दोनों ऑप्शन आपको दे दिए है ना, ए में प्ले दे दिया, बी में प्लेस दे दिया, सी में बहुत दे दिया, डी में नन ऑफ दीज, है ना। तो ये क्या आ जाएगा इसमें, यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तीनों के साथ एस या ई एस आ रहा है। यदि प्लूरल है तो एस या ई एस नीचे एक लाइन छोड़ के लिख दो। यदि अब मैं चलो आपको इस तरह से पूरा लैंग्वेज नहीं तो शॉर्ट में समझा तो समझ लोगे ऐसे। जैसे यदि ही सी इट आएगा तो उसके साथ क्या लगेगा, एस या ई एस, ठीक है। उसके अलावा जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने एवरीवन, एवरीथिंग, नो वन, नथिंग, वो जो बताया ना थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसमें आगे लिख रहा हूं थर्ड पर्सन अब समझ जाओगे। ही सी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम, या फिर जो एवरीवन, एवरीथिंग, नो वन, नथिंग वगैरह, ये जो भी बताया ना, मतलब ही सी इट थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर नाम, और उसके अलावा ये वर्ड आएगा तो उसके आगे क्या लगेगा, एस या ई एस, ठीक है ना। या फिर इसमें कंफ्यूज हो गए, इतना लिख दो। ठीक है, ही सी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी वस्तु का नाम, यदि सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या लगेगा, एस या ई एस, है ना। और बाकी यदि प्लूरल हुआ तो एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे अपन एग्जांपल देख लें, एग्जांपल्स लिख लो ये इसमें। देखो, रमेश, रमेश गोज टू स्कूल, गोज क्यों आया है, ई एस क्यों आया है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सीता सिंग्स, एस क्यों आया है, सीता सिंग्स है, सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नेम है। यू क्या है, प्लूरल है तो यहाँ पे नहीं आया ना। दे क्या है, प्लूरल है तो यहाँ पे नहीं आया। अब देखो ये लिख लिया,
लिख लिया? ले लो। अब देखो इधर, अब एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव हम चारों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है ना? तो जैसे इसका नेगेटिव कौन बताएगा? नेगेटिव सिर्फ नॉट लगाना है। जैसे ही गोज टू स्कूल, क्या आएगा इसका? ही नॉट गो टू स्कूल। सेंटेंस जम रहा है ऐसे? नहीं लग रहा है ना? अब समझने की कोशिश करना, अब ये जरूरी पॉइंट है, ध्यान दे देना सब, ठीक है? जैसे ही गोज टू स्कूल, लेकिन ही नॉट नहीं आएगा डायरेक्ट, इसमें क्या लगाना पड़ेगा अपने को? नेगेटिव लेते ही अपने को एक क्या लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? और हेल्पिंग वर्ब अपने पास तो है ही नहीं, इसके पास है ना, सिंपल प्रेजेंट में तो है ही नहीं। क्या हेल्पिंग वर्ब तो ले ही नहीं रहे हम, तो ऐसे इससे एफर्मेटिव सेंटेंस में काम चला रहे हैं, है ना? तो यहां पे क्या लाना पड़ेगा? जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब ये डज कहां से आ गया? अपने पास तो था ही नहीं। जैसे क्या होता है, एक, सुन रहे हो? जैसे मॉडल्स और टेंस में मिला के कुल 24 एनिमलेस फिनाइट वर्ब होती है। कितने? उसको बोलते हैं एनिमलेस फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? जो टेंस बताए। नॉन फाइनाइट मतलब जो टेंस नहीं बताए। ऐसा सेंटेंस जिसमें पता ही नहीं चले कि कौन सा टेंस है, वो क्या होता है? नॉन फाइनाइट। और फाइनाइट कौन सा होता है? जिससे टेंस का पता चले। तो अब टोटल वो मिला के कितने हैं? 24। जैसे टेंस में कितनी हो गई? टेंस में कितनी हो गई? जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। कितनी हो गई? हैज, हैव, हैड। कितनी हो गई? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। कितनी? 11 है ना? ये 11 प्लस मॉडल्स में होती है 13। टोटल कितने? 24। 24 इसको क्या बोलते हैं? एनिमलेस फाइनाइट वर्ब। इसमें याद नहीं हो तो खाली समझना है इसको, ऐसा नहीं है कि पूरा आपको एनिमलेस फाइनाइट वर्ब क्या होता है मोटा मोटा पता लगना चाहिए, है ना? डू डज आया कहाँ से ये पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे? एनिमलेस फाइनाइट वर्ब टोटल कितनी? 11 प्लस 13 24 है। ये मॉडल्स, ये सारी, इसको क्या कहेंगे? ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। किस, क्या बोलते हैं उसको? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, है ना? ऑक्सिलरी हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है ना? वो वर्ब का ही पार्ट है। तो अब देखो, डू, डज और डिड, ये जो पोर्शन है ना तीनों, ये क्या है? इसको इसलिए यहां पे लिया है, ये क्या है? डमी ऑक्सिलरी है। क्या है? डमी ऑक्सिलरी। डमी ऑक्सिलरीज है। डमी का मतलब क्या होता है? डमी, डमी क्या होता है? आप बताओ, आप बताओ डमी क्या होता है? मैंने बोला ना, बात करोगे तो मैं सवाल पूछूंगा, या तो सुनो ध्यान से, समझो, बातचीत करोगे आपस में तो फिर खड़ा होकर क्वेश्चन जवाब देना पड़ेगा सबके सामने, इसलिए बात नहीं करनी है। डमी का मतलब, जैसे कि मान लो ये फोन है,
ये फ़ोन तो ओरिजिनल है, चलता है ये। मान लो कहीं अब अपन स्टोर वगैरह में जाते हैं ना, तो डमी पीस होता है ना ऐसे, उसको खाली देखने के लिए, है ना, तो उसको खाली ऐसे ही बिठाया है इसको, ये क्या है, वास्तव में है नहीं, इसलिए इसको यहाँ पे लेके, क्योंकि ये सारी जो है नेगेटिव बनाने के लिए, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस अपन बनाएंगे ना, ठीक है, तो एनिमलस फाइनाइट वर्ब अपने को चाहिए, और एनिमलस का मतलब क्या होता है, फ्रेंड ऑफ नन, ठीक है, मतलब नॉट, है ना। जहां किसी भी सेंटेंस में अपन नॉट का यूज करेंगे ना, तो इसमें से 24 में से अपने को ये कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है, जो इसमें प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में थी नहीं, इसलिए हमने डू डज को प्रेजेंट सिंपल में लेकर आए, है ना। तो अब ध्यान रखना है, जैसे ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर हम वाक्य बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, एस या ईएस से। किससे बनाएंगे, एस या ईएस से। एस या ईएस कहां लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट जो हो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहां क्या लगेगा, एस या ईएस। थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होके प्लूरल होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसे ही उस सेंटेंस को अपन नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य बनाएंगे सकारात्मक से, तो उसमें अपने को नॉट चाहिए। नॉट लगाने के लिए मैंने क्या बोला, 24 एनिमलस फाइनाइट वर्ब चाहिए, कोई भी 24 में से एक, ठीक है, वो अपने पास है नहीं, इसलिए हमने क्या लेके आए, डू और डज को प्रेजेंट सिंपल के अंदर, किस लिए, डमी ऑक्सिलरी को लेके आए। अब इतना ध्यान अगर आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, खाली इतना ध्यान रखना है कि डू डज लगेगा किसके साथ में, ठीक है ना। तो जैसे ही है ना नॉट आएगा ना, डू डज अकेला नहीं लगेगा, है ना, उसके साथ नेगेटिव होना चाहिए सेंटेंस, है ना। तो डू और डज, अब मैं इसमें इतना बता रहा हूं कि ये आपको बाकी बताया हुआ ही है, सिंगुलर के साथ जो भी होगा ना, जो भी सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन है, उसके साथ, जो प्लूरल है उसके साथ, इतना याद रख लोगे, जो भी प्लूरल आए डू लगाना बिना देके। सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो उसके साथ डू, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो उसके साथ डज, आगे क्या लगाना है, नॉट, ठीक है। तो जैसे हमने किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाया है ना, जैसे ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, वो शाम को क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो यहां पे अगर अपने को नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ही क्या लगाना पड़ेगा, इधर देखो ये क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहां क्या लगेगा, आएगा ही डज नॉट, यहां पे प्ले आएगा। अब ये ध्यान रखना, अब यहां पे यदि हमने डू डज ले लिया है ना, तो इसके साथ में ऐसा नहीं कि प्लेज लगा दिया, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से ही बनेंगे, जैसे यहाँ पे दे दिया, यहाँ फिर प्लेज, आप लोगोगे कि अरे अच्छा ये तो ही है, सर ने तो बताया ही, जैसे सिंगुलर हो तो अपने को क्या लगाना है, एस या एस लगाना है, ठीक है। इसको भी देखना आगे डू डज बैठा तो नहीं है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे प्लेज नहीं, मेन वर्ब की क्या लगानी, फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना, एस या एस नहीं लगाना है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, फिर इन द इवनिंग वो शाम, ये हो गया एफर्मेटिव से, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अब देखो वापस बताता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस, है ना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट क्या है, एफर्मेटिव है, सकारात्मक वाक्य है, तो उसके साथ हम एस या ईएस लगाएंगे। जैसे ही उस सेंटेंस को अपन नकारात्मक वाक्य में बदलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में, तो उस टाइम अपने को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, जो कि कौन सी होगी, डू और डज, नेगेटिव बनाने के लिए, है ना। तो डू किसके साथ लगाएंगे, प्लूरल,
ठीक है ना। कोई भी प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो चाहे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की जो भी प्लूरल हो। अब प्लूरल में कौन कौन सी आएगी, जैसे आई, वी, यू, दे, ये तो याद कर ही लेना है ना। या कोई प्लूरल, कोई भी ऐसी संख्या नाम जो भी हो, आई, वी, यू और दे, ये क्या है, प्लूरल। ये क्या होगी, प्लूरल। और ही, सी, इट और कोई भी नाम, ये क्या होगी, सिंगुलर। ये तो रट ही लेना, जैसे ही, सी, इट आते ही क्या करना है, सिंगुलर है। आई, वी, यू, दे आए तो क्या है, प्लूरल। अब कहूं कि सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, तो जो जैसे कि यहाँ पे डज क्या है, किसके साथ लगेगी, सिंगुलर के साथ। डू किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। आ गया समझ में। और यदि डू डज नहीं हुआ और एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ तो उसमें क्या लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो प्लूरल आएगा। फर्स्ट पर्सन में जैसे मैंने आई बताया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, समझ गए। मैंने अब ये बोल देता कि सभी सिंगुलर के साथ एस आई एस लगाना है तो आप किसके साथ, आई के साथ भी लगा देते। लेकिन मैंने बोला थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब सेकंड पर्सन तो वैसे भी प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है उसके अंदर आई सिंगुलर है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इसलिए नहीं बोला, इसलिए क्या बोला है आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आए तब अपने को क्या लगाना है, एस या ई एस। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जिसके साथ होगा, अपन अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे तो आई के साथ क्या आ जाएगा, उसमें एम आएगा, ना कि इज आएगा ना आर आएगा। आई के साथ अलग से ही एक हेल्पिंग वर्ब रहेगी जो कि एम रहेगी, है ना। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, है ना, जो कुछ भी बोलते हैं ना से, तो आई के साथ एम लगता है क्योंकि वो क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आया समझ में। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ एस या ई एस। उसके बाद में यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू डज आएगा। डू के साथ क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताओ, डू किसके साथ लगेगी, हैं, प्लूरल के साथ, हाँ। और डज सिंगुलर, ठीक है। अब नेगेटिव का हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, जैसे मैं पहले तो चारों स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको। प्रेजेंट का है ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में ये देखो, सबसे पहले एफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ई एस, उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं है तो नहीं। अब बताओ नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या डज। अब डू और डज दोनों में से एक कैसे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, डू। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस नहीं लगाना है। जैसे मैंने बताया था ना कि ही डजंट प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो ही डजंट लगाया ना, ही डजंट मतलब ही डज नॉट, ही डज नॉट प्लेज मत कर देना। क्या करोगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की मतलब एस या ई एस उसमें नहीं लगाना है, ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है ना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नॉट लगाना पड़ेगा ना यहाँ, डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। समझ गए। सब्जेक्ट डू या डज किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और उसके बाद नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसका ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को यदि इंट्रोगेटिव बनाना हो तो नकारात्मक बनाना हो तो क्या करेंगे, समझो, ये समझोगे तभी आगे का समझ में आएगा, इसलिए इतना टाइम दे रहा हूं इसमें प्रेजेंट सिंपल में। कैसे आएगा, इसको कैसे बनाएंगे नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए। देखो ध्यान रखना है,
पूरे टेंस में चाहे जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे, जहां भी अपन जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, टेंस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, इन्वर्जन कर देंगे, है ना। जैसे इसको यहां पे ले आए, ठीक है, तो डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे हमने क्या लिखा कि ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, उसका नेगेटिव हमने बनाया तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, तो उसका बना हो वापस ही है यहां पे, तो डू आएगा कि डज आएगा, है डू आएगा कि डज, डज, उसके बाद में सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा ही, उसके बाद में प्ले, डज ही प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, इन द इवनिंग क्या है एडवर्बियल है, क्या है जो टाइम बताता है ना वो एडवर्ब होता है। जैसे आता है ना एडजेक्टिव, जो नाउन की विशेषता बताती है, जो क्वालिटी बताता है उसको, तो वो तो होता है एडजेक्टिव। और एडवर्ब क्या होता है, ये जो इन द इवनिंग है ना, ये क्या है एडवर्ब, वो बाद में बताऊंगा आगे वाला। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। डज ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। इस तरह से आप किसी तरह से कोई भी एक सेंटेंस बनाओ, जैसे मैं हिंदी में बोलूं आप इंग्लिश में बना लोगे, हैं? क्या राधा गाना नहीं गाती है, या ऐसे बनाओ क्या राधा गाना गाती है, क्या राधा गाना गाती है। अब गाने को सॉन्ग कहते हैं, ठीक है, गाती है उसको क्या कहेंगे सिंग, है ना। हेल्पिंग वर्ब आपके सामने ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बनाओ बनाओ। डज राधा डज राधा सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, डज राधा हो गया ना, बन गया। इसी तरह से क्या करना है, इमेजिनेशन करना है, कल्पना करनी है, कोई सेंटेंस को थॉट करना है कि कोई वाक्य है, उसको जिस टेंस में अपन जो बना रहे हैं ना, उसी टेंस के बारे में सोच के, वैसे ट्राई करना है हिंदी में सोच के, इंग्लिश नहीं बनाना है, क्योंकि इंग्लिश में देखने के लिए थॉट भी इंग्लिश में ही आना चाहिए। डायरेक्ट जो है आपको हेल्पिंग वर्ब नाम जो भी स्पेलिंग है ना उसका वो करके इंग्लिश टू इंग्लिश ही बनाना है ना। अगर हिंदी इंग्लिश किया तो उसमें फिर क्या है फिर ज़्यादा वो सेंटेंस की प्रैक्टिस में नहीं आएगा, है ना। आ गया समझ में, ये लिख लिया। अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा ना, उसमें कुछ नहीं करना है, नॉट लगा देना आगे। जैसे देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, वही सेंटेंस बनाते हैं वापस, ही वाला डज, डज के बाद में सीधा सीधा नॉट नहीं लगाना है ना, ये जैसे हेल्पिंग वर्ब आई है उसके बाद यहां पे नॉट लगाना है, ये लगा है ना, ठीक है। डज ही, आगे प्ले क्रिकेट, बन गया ना। डज ही
प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव हो गए ये। डज ही, यहाँ पे अगर नॉट लगा दोगे किसके बाद में, जस्ट सब्जेक्ट के बाद में, डज नॉट ऐसे नहीं लगाना है। फिर डज नॉट अगर होगा तो डजंट आएगा, है ना, डजंट ही, वो फिर भी ठीक है, लेकिन पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और बाकी जो भी सेंटेंस बचा है प्रेडिकेट, ठीक है ना। ये आया समझ में। अब अगर आपको दे दिया जाए कि प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में ज़्यादा इधर उधर सारा एक साथ मत सोचो। प्रेजेंट सिंपल का है ना, कितने तरह के वाक्य हो गए, कितने टाइप्स हो गए, 4। कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा, फिर आगे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। कौन कौन से, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों के मैंने स्ट्रक्चर लिखा दिया और चारों के एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है ना। ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, 4 तरह के हो गए। अभी आपको समझ में आने लगेगा। अपने को मेन बात क्या ध्यान रखना है, अभी वापस बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस है, उसमें जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाना है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और नेगेटिव बनाते ही क्या आ जाएगा, डू डज। डू किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, और डज सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कौन है, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति वस्तु का जो भी नाम है ना। और प्लूरल कौन सा हो गया, आई, वी, यू, दे। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में दे और प्लूरल कोई भी अदर, है ना। इतना समझ में आ गया। तो अभी देखो अपना, जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सिलेबस को देखा, उसके बाद हमने टेंस का पूरा देखा, इंग्लिश क्या है, सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है ना, पैराग्राफ क्या होता है, ठीक है, फ्रेज क्या होता है। उसके बाद में नाउन का पूरा क्लासिफिकेशन, कौन कौन सा क्या है, प्रॉपर, कॉमन, है ना, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल, ये सारे टाइप देखें। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, मटेरियल, ये देख लिया, वो याद है ना। उसके बाद में प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का पूरा चार्ट, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। और उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो, किसी को समझ में नहीं आया तो। आगे कोई दिक्कत नहीं है। उसको आज ही जाके उसको रिवाइज करना है। कल मैं वापस किसी को भी, है ना, जितना आज पढ़े हैं ना, अभी अपनी इसके बाद में एक क्लास और होगी, और आज जितना भी पढ़ेंगे ना 5 घंटे, उसका पूरा का पूरा कल एक ब्रीफ रिवीजन लेंगे मॉर्निंग में आते ही, है ना। और उसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए शाम को जाते ही उसको पढ़ के आना, है ना। उसके अलावा आपके पास और कोई बुक वगैरह हो, इसमें अगर कोई और एग्जाम्पल वगैरह, तो वो भी लेके उसमें देख सकते हो, है ना। ठीक है, ब्रेक के बाद फिर वापस। थैंक यू।